तो हाँ जी, आज हम न्यू बुक अपना शुरू करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है। सो एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमने अभी तक जो भी प्रीवियस बुक्स में पढ़े वो कॉन्सेप्ट्स जनरली मोशन से रिलेटेड थे। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट है, ठीक है, किसी पोजीशन की वजह से, ये सारी चीजें आज इन चैप्टर्स में जिसमें प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मटेरियल्स हाउ दे बिहेव ऑन एक्सटर्नल प्रेशर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, मटेरियल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सो सबसे पहले रिजिड बॉडी समझते हैं क्या चीज होती है। ठीक है, रिजिड बॉडी। सो रिजिड बॉडी क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जिसको जिसका एक शेप डेफिनेट है, साइज डेफिनेट है, यानी कि उसके ऊपर हम कुछ भी फोर्स लगाएं, ठीक है, वो डिफॉर्म नहीं हो। ठीक है, कोई भी अगर हम उसके ऊपर स्ट्रेस या स्ट्रेन कुछ भी अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो अपना शेप ना बदले। ठीक है, अगर तुमने कहीं 7 चैप्टर पढ़ा हो तब तुमको ध्यान होगा कि अगर कोई दो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, वो पार्टिकल्स अपने रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होते किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, हमेशा वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, ठीक है, उसके ऊपर कितना बड़ा प्रेस आ जाए, ठीक है, लेकिन उसका शेप नहीं चेंज होगा। ठीक है, सो इन दिस यूनिवर्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट विच इज परफेक्टली रिजिड बॉडी। ठीक है, हर एक बॉडी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन करती है अगर हम उसके ऊपर प्रेस फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर दे रहे हैं। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स दिया तो ये थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, भले हमें दिखे नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा ऐसे, ऐसा सब। ठीक है, यानी क्या कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होता। ठीक है, उसका डेफिनेट शेप नहीं रहता। ठीक है, सो इन रियलिटी बॉडीज कैन बी स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड और बेंट। ठीक है, अच्छा, डिफॉर्मेशन समझते हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या कि शेप के अंदर किस तरीके से चेंजेस आए। ठीक है, किसी कोई कोई एक शेप था, उसके अंदर किस तरीके से चेंजेस आए। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट? द फर्स्ट वन इज elastic deformation, and the other is plastic deformation. ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल अगर तुम एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को एक फोर्स लगाते हो, तो स्प्रिंग क्या करता है, अपने पोजीशन में वापस चला जाता है। ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये ऐसा स्प्रिंग है, तुमने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, वापस अपने रीगेन रीगेन कर लेगा अपना पोजीशन। ठीक है, जबकि फॉर इलास्टिक वर्ड से भी तुमको पता चल रहा होगा ना, हम लोग अपने पैंट्स वगैरह में इलास्टिक होती है, चड्डे वगैरह में इलास्टिक्स होती हैं। ठीक है, रबर्स जो होते हैं वो हम बोलते हैं उनको इलास्टिक, असलियत में वो एक्चुअली इलास्टिक नहीं है उतने, पर हम पता चलेगा इलास्टिसिटी होता क्या है। बट कुल मिला के वो कैसा होता है, अगर हम एक रबर को स्ट्रेच करते हैं तो वापस अपने शेप में आ जाता है ना। इलास्टिक को अगर हमारे जो रबर इलास्टिक होता है उसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है ना। तो इस वर्ड से तुमको पता चल रहा होगा कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, कि दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, है ना। दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, है ना, वो अपना शेप वापस से रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली प्लास्टिक में क्या होता है, दे डू नॉट, या फिर हम कह सकते हैं परमानेंट होता है ये डिफॉर्मेशन।
ठीक है। कैसा होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल तुमने आटा लिया थोड़ा सा, ठीक है, जो कि गूंदा हुआ आटा लिया, उसको प्रेस किया तो वो क्या वापस नहीं आएगा, है ना? वो वापस वापस अपने शेप में नहीं आएगा। दब गया तो दब गया, ठीक है। क्ले हो गया, उसको तुम प्रेस करोगे वो वापस अपने शेप में नहीं आएगा वापस, ठीक है। सो इस तरीके का डिफॉर्मेशन हमने ये शायद शायद उसमें भी पढ़ा है, जब हमने प्लास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, है ना? तभी भी हमने इसी तरीके के ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, जो कि जो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर लेते हैं, है ना? वैसे ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर ये लोग शेप एक बार चेंज हो गया तो हो गया, ठीक है, लूज हो जाता है इनका फिर एनर्जी उसके अंदर, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी बहुत सारी होती है। यहाँ पे क्या होता है? रीगेन हो जाती है एनर्जी। स्प्रिंग्स हो गए, इलास्टिक हो गए, चड्डा बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हम लोग क्ले ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो पता चला प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी। ये इलास्टिक वर्ड कहाँ से आया, है ना? इलास्टिक वर्ड कहाँ से आया? ठीक है। सो हमने इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ा, ठीक है। तो हमें कुछ समझ आया कि इलास्टिक इलास्टिक का मतलब क्या है? जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपना शेप रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टी बाय विच दे रीगेन देयर शेप इज नोन एज इलास्टिसिटी, राइट? या फिर अगर तुम्हें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन एलैबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस डेफिनेशन एज वेल। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, वर्च्यू का मतलब बिहेवियर, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, और रिमूव, राइट। यानी कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया या फिर उससे फोर्स लगाया, उसके बाद जैसे ही फोर्स हमने रिमूव किया तो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा, ठीक है। या फिर इजी, अगर इजी लैंग्वेज में लिखना है तो टेंडेंसी टू गेन इट्स गेन एन ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन फोर्स अप्लाइड इज रिमूव्ड, ठीक है। फोर्स लगाया था, रिमूव किया तो अपना ओरिजिनल शेप ऑब्जेक्ट ने रीगेन कर लिया, ठीक है। तो दिस इज इलास्टिसिटी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। अभी हम जब इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके का समझते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे देखो ये कि ऐसा लग रहा है ना, हमारे ये इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा हमने सोचा है कि यहाँ पे ये सारे एटम्स हैं, ठीक है, या फिर उसके मॉलिक्यूल्स है, किसी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स है। इन दोनों, इन सबके बीच में एक स्प्रिंगी सा स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, इस तरीके का मतलब हमने विजुअलाइज किया कि इस तरीके का ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसा प्लस यहाँ पे फोर्स दूंगा, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स अगर अप्लाई करता हूँ मैं, तो इन केस क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये स्प्रिंग्स थोड़ी प्रेस हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, ये वाली स्प्रिंग्स भी कैसी हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, ये कंप्रेस हो जाएंगी, ये भी कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। कंप्रेस हो जाएंगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, उसके बाद क्या होता है, यहाँ कंप्रेस हुई, उसके बाद वापस रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अपना शेप रीगेन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कई हमारे जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर हम ज्यादा फोर्स लगा दें, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग्स हैं वो ब्रेक हो जाए। ऐसा भी हो सकता है ना, अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग्स ब्रेक भी हो जाती है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हम बहुत ज्यादा उनको ज्यादा प्रेस कर देते हैं ना, तो वो अपना शेप रीगेन नहीं कर पाते, है ना। अ, तुम स्टील की बात कर लो, स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक कहा जाता है, ठीक है। बट अगर उसको हम प्रेस में डाल दें, उसको चपटा कर दें, तो रीगेन नहीं करेगा ना अपना शेप, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फोर्स होता है तो ये स्प्रिंगी स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से वो भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, टूट ब्रेक भी हो जाता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज इलास्टिसिटी, राइट, ठीक है। इस चैप्टर में अभी फिलहाल जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम
सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज सिग्मा, ये सिग्मा है, तुम्हारे लिए शायद नया होगा, ठीक है, ग्रीक लेटर है ऐसा, सिग्मा, राइट। तो सिग्मा इज इजीली रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें ये डायग्राम में देख लो कि जैसे ही हम इसको मतलब इसको कंप्रेस करते हैं या इसको जैसे ही कंप्रेस करते हैं या इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं ना, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, एनर्जी गेट स्टोर्ड, ठीक है। एकदम स्प्रिंग्स में कैसा होता था, हम है ना, एनर्जी स्टोर हो जाती थी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स, ठीक है। इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस आज के वैसे भी अभी 11th में आ गए हो तो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस पड़ रहा होगा, ठीक है। हम लोग जनरली ऐसे भाषा में बोलते हैं कि यार बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है ना। एक्चुअली स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है, इट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये डेफिनेशन कुछ कुछ सुनी लग रही होगी, ठीक है। तो एक्चुअली तुमने अगर ध्यान दिया हो तो ये जो डेफिनेशन है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये किसकी डेफिनेशन है, ये प्रेशर की डेफिनेशन है। तो क्या स्ट्रेस और प्रेशर एक ही चीज होता है? हाँ, हम कह सकते हैं कि वो एक ही तरीके के चीजें होते हैं, बट प्रेशर हम जनरली फ्लूइड्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, फ्लूइड्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जबकि स्ट्रेस जो होता है वो हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट है, मेरा पर्स भी खराब किया कहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट है, समथिंग लाइक दिस, राइट, और इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। वैसे तो ये इस तरीके से हमने फोर्स लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म होके ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा और इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। जबकि अगर हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके का फोर्स लगाएंगे, इस तरीके का फोर्स लगाएंगे, तो वो थोड़ा सा कंप्रेशन करेगा, ठीक है, या थोड़ा सा कंप्रेशन करेगा, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सा वो एक्सपांड करे, है ना। तो अगर हम सॉलिड के केस में हम फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। और दिस फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, दिस इज नॉट, दिस इज रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, दिस इज अ रेस्टोरिंग फोर्स। अभी मैंने यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट को लगाया है फोर्स, तो वाटर ड्रॉपलेट वापस अपना रिगेन नहीं करेगी शेप, है ना, अपना शेप रिगेन नहीं करेगी। जबकि ये अगर मैं इसको कम फोर्स लगा रहा हूँ या थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है इसने एकदम मिनिमल कंप्रेशन किया भी हो, थोड़ा सा कंप्रेशन किया हो, लेकिन इसका रेस्टोरिंग फोर्स इतना ज्यादा होगा कि अपने रिगेन कर लेगा शेप, हमको पता भी नहीं चलेगा। अगर हमने एक मेटल ब्लॉक लिया है, उसको प्रेस कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बहुत, वो हमको पहले तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने उसको कितना प्रेस किया है, वो प्रेस हुआ भी है कि नहीं। बट अंदर अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखें ना, तो थोड़ा सा स्लाइट सा ऐसा छोटा सा उसके अंदर कंप्रेशन हुआ हुआ, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी, यहाँ पे भी, ठीक है। हमको नहीं दिखता, वो बहुत बहुत मिनिमल होता है, इसीलिए दिखता नहीं, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें, स्ट्रेस को डिफाइन करें, सो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया, एकदम प्रेशर जैसा ही फॉर्मूला है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी प्रेशर जैसी हैं, है ना।
अच्छा, बहुत चीज़ों का ध्यान इसमें, एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देना है कि भले ही यहाँ पे फ़ोर्स है, ठीक है? यहाँ पे फ़ोर्स दिख रहा है और एरिया दिख रहा है, बट जैसे प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्पाइट डिस्पाइट हैविंग अ फोर्स इन इट, ठीक है? दिस इज़ आल्सो नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? एक्चुअली एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है? एरिया, जैसे कोई एरिया है ना, समथिंग लाइक दिस, अगर देयर इज सम एरिया, रुको, ये समझो एक एरिया है, ठीक है? ये पेपर को मैंने बिछा के रखा है 3D में, ठीक है? तो ये उसका एरिया वेक्टर कहलाता है, ठीक है? एरिया वेक्टर, है ना? अभी 12th में जाओगे तो तुमको ये काम आएगा, एरिया वेक्टर, ठीक है? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? सो वेक्टर अपॉन वेक्टर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वेक्टर अपॉन वेक्टर वेक्टर ही होता है या फिर स्केलर ही होता है, ठीक है? डिपेंड्स, है ना? डॉट प्रोडक्ट पे हमने देखा था, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे डिवीजन में भी ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है? तो बट हमें इतना ध्यान रखना है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? स्ट्रेस भी स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ डायरेक्शन इन इट, है ना? हम प्रेशर को बोलते हैं कि प्रेशर हमने इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में हमने स्ट्रेस लगाया, ऐसा डायरेक्शन बोलते हैं, कन्वेंशन है, लेकिन कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती इसके अंदर, ठीक है? तो ये चीज याद रखना कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? इसका एसआई यूनिट अगेन जैसा प्रेशर का होता है वही एसआई यूनिट होगा इसका, विच इज न्यूटन, फोर्स का न्यूटन होता है, और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, इसके डायमेंशंस लिख, कोई बताओ कैलकुलेट करके, एकदम प्रेशर के डायमेंशंस होंगे, लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते। एम एल रेस टू -1 and t raised to -2, ठीक है? डायमेंशंस और यूनिट याद रखना है इनकी क्या चीज है, ठीक है? पता चला, अगर हम सॉलिड्स में मतलब प्रेशर लगा रहे हैं तो उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है? तुम जनरली ये डेफिनेशन याद रखना, इट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? मुश्किल डेफिनेशन तो है नहीं, इजी सी डेफिनेशन है ना? ये चीज याद रखना है कि नॉट वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ये बहुत ध्यान ध्यान रखना है इस चीज में, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है एक, ठीक है? यहाँ पे दो रॉड्स हैं जो कि यहाँ पे माउंट किए हुए हैं इस सरफेस से, एक वॉल समझ लो, वॉल से माउंट किए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो फोर्स छोटे एरिया पे लग रहा है, ठीक है? तो स्ट्रेस यहाँ पे थोड़ा कम होगा, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा थोड़ी यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ी ज्यादा होगा क्योंकि एरिया कम है, ठीक है? तो फोर्स अपॉन एरिया, जब एरिया अगर स्मॉल होगा, एरिया, क्योंकि एरिया स्मॉल है तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे स्ट्रेस कम होगा क्योंकि एरिया बड़ा है, ठीक है? ये क्वांटिटी से याद रखना है, ठीक है? सो स्ट्रेस के लिए सारी चीजें क्लियर है ना? अभी थोड़े टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं, है ना? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है?
नॉर्मल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड द अदर इज, शिवम रिटर्न कर देना स्टूडेंट्स, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और टेंजेंशियल, ठीक है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल भी लिख लो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और टेंजेंशियल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में कैसा है कि हम एक सरफेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये वाली सरफेस, तो इसकी नॉर्मली लगाते हैं फोर्स समथिंग लाइक, या तो हम इसको ऊपर के डायरेक्शन में खींचे, ठीक है, जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल। देखो ये टेंशन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, टेंशन की तरह, है ना, तो हम इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। या तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, हाँ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऐसा अंदर के डायरेक्शन में, मतलब मैं ऊपर से इसके ऊपर प्रेस कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, ऐसे केस में ये हो जाएगा, ऐसे केस में ये क्या कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये शेप के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऐसा इतना पतला हो, इतना और शायद दब जाएगा, शायद इतना पार्ट और इसका क्या हो जाएगा, दब जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको टेंसाइल स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस दे रहा हूँ, तो ये हो सकता है थोड़ा सा एक्सपांड हो जाए, है ना, एक्सपांड हो जाए। ऑफ कोर्स ये साइड में भी इसके चेंजेस होंगे, ठीक है, जब मैं कंप्रेस करूंगा तो ये थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाएगा, जब कंप्रेस करूंगा तब ये थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाएगा, जब मैं टेंसाइल दे रहा हूँ तब ये शायद थोड़ा अंदर स्ट्रेच हो, अंदर क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ पिचक जाएगा, ठीक है। बट वो भी होता है, उसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है, अब बाद में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है, अभी ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। बट हम ऐसा मान के चलेंगे कि नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा डिफॉर्मेशन, सिर्फ साइड से कुछ डिफॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ कंप्रेस हो जाता है, तो वो थोड़ा दब जाता है, ठीक है, उसका उसके अंदर चेंज इन डायमेंशन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, और जब हम उसको टेंसाइल देते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, तो उसकी थोड़ा सा उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, ऐसा, ठीक है। सो ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस सबको समझ आ गया होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो था वो सबको समझ आ गया होगा, आई गेस, ठीक है। एक और एक और टाइप ऑफ स्ट्रेस इज देयर व्हिच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है, या तो फिर हम बोल सकते हैं पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है, टेंजेंट का मतलब वही होता है ना, तो टेंजेंट का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास शेप है और मैं इस डायरेक्शन में इसको फोर्स दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर इसको फोर्स दे रहा हूँ, सो दिस इज नोन एज अ शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस। अभी फॉर एग्जांपल हाँ, हमारे पास लेटर से कोई कार्ड का डेक है, ठीक है, कार्ड का डेक है, राइट, तो कार्ड का डेक है हमारे पास, ये हम्म, ठीक है, ये कार्ड का डेक है, ऐसा समझो, ये कार्ड का डेक है, ठीक है, कार्ड का डेक है, ये बहुत सारे कार्ड इसमें रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। अगर तुम इस तरीके से इस तरीके से एक शेयरिंग स्ट्रेस दे रहे हो उसको, ठीक है, इस डायरेक्शन से एक शेयरिंग स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है, यानी कि फोर्स फोर्स दे रहे हो ऑफ कोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, डिफॉर्म होकर ऐसा ऐसा शेप का हो जाएगा, ठीक है, ऊपर के पत्ते हिल जाएंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स वो क्या है कि वो जल्दी से इतनी इलास्टिक तो है नहीं कि वापस हमारे पास हमारे पास वो पत्ते आ जाएं, है ना। बट फॉर एग्जांपल ऐसे ही केस ले लेते हैं, मैं एक बार वीडियो ऑन करता हूँ तो पता चलेगा तुम लोगों को,
फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है, ये बुक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे ये मेरे पास बुक है, मैंने इसको ऐसे शेयरिंग स्ट्रेस दिया, तो ये शेयरिंग स्ट्रेस हुआ, ये ऐसा ऐसा शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये देखो अपने शेप को क्या कर रहा है, रीगेन कर ले रहा है, अपने शेप को क्या कर रहा है, रीगेन कर ले रहा है। क्यों कर ले रहा है, ये बाइंडिंग लगी है उसकी वजह से रीगेन कर ले रहा है। अगर मैं ये बाइंडिंग हटा दूं, इतनी बाइंडिंग हटा दूं इसके ऊपर से, तो क्या होगा, मैं अगर ऐसे करूंगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा, जो पेजेस है वो आगे आगे रह जाएंगे। तो शेयरिंग स्ट्रेस समझ आया। देखो ये मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये कंप्रेसिव, ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे कुछ बांध दूं या हुक लगा के ऐसे पुल करूं, तो वो कैसा हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा ऐसे। या फिर मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। तो पता चला टेंसाइल, कंप्रेसिव क्या है, शेयरिंग क्या है। शेयरिंग यानी कि हमने थोड़ा सा टेंजेंशियल, ये ऐसा सरफेस के अलोंग ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे जो है सारे स्ट्रेसेस हैं, वेरियस स्ट्रेसेस है, ठीक है। तीनों स्ट्रेसेस को हमेशा समझना कि वर्ड से याद रखना। टेंसाइल से हमें पता चल रहा है कि हम जब रस्सी में खींचते थे तो टेंशन किस तरीके से क्रिएट होता था, है ना। कंप्रेशन वर्ड से पता चल रहा होगा कि कंप्रेस दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस के टूवर्ड्स हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और टेंजेंशियल में कैसा, सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना। और शेयरिंग पता चल गया कि पैरेलल लगा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके के हमारे पास जो है स्ट्रेस की वैल्यूज है। अच्छा, एक चीज बतानी थी कि बच्चे कई जगह इसमें गलती कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो टाइप के ये रॉड्स हैं, ठीक है। दोनों का सेम डिमेंशन है, ठीक है, दोनों का सेम डिमेंशन है। बुक के अंदर कई जगह ऐसे रिप्रेजेंट किया होता है कि यहाँ पे ये माउंट हो चुका है, देखो ये क्या है, यहाँ पे ये माउंट किया गया इसको, है ना, माउंट किया है। और इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाया जा रहा है। तो अगेन क्या होगा, इसका स्ट्रेस तो कैसा होगा, इसका जो स्ट्रेस होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया, डायरेक्टली दिख रहा होगा, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दिख रहा है ये, है ना। स्ट्रेस यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अभी यही चीज को इन लोगों ने यहाँ पे यही रॉड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसी सेम डिमेंशन की रॉड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे एक फोर्स लगाया हुआ है यहाँ, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी बच्चे को क्या लगेगा कि इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, यानी कि दो फोर्सेस लग रहे हैं। दो फोर्सेस यानी कि ज्यादा ये स्ट्रेच करेगा, ज्यादा स्ट्रेच करेगा, इस तरीके से ज्यादा स्ट्रेच कर देगा ऐसा, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कम स्ट्रेच करेगा, कम स्ट्रेच करेगा, है, क्योंकि यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो है सिग्मा हो जाएगा F प्लस एफ अपॉन ए, यानी कि 2F बाई ए, ये हो जाएगा। ये नहीं करना है, ठीक है, ये चीज नहीं करना है, ये गलत है, ठीक है। बताता हूँ क्यों गलत है, ठीक है। यहाँ पे भी जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इधर इस पार्ट का, अगर मैं इस पार्ट का, कहाँ गया, अगर इस पार्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो सरफेस है, समथिंग लाइक दिस, ये सरफेस है, यहाँ पे ये इसका रॉड है, ठीक है। तो मैं अगर इसके डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ ना, जब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, क्योंकि ये माउंट है, तो ये इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा होगा, वो भी इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, एफ ही होगी, है ना। यहाँ पे फ्री बॉडी मैं अलग करके दिखाऊं तुम लोगों को, ये सरफेस इसको इसके साथ अटैच्ड है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा ना, एक टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। सो वही फोर्स को इधर यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है, वही फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, असलियत में दोनों डायग्राम सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2F बाई ए की जगह F बाई ए ही आएगा हमारा स्ट्रेस का जो वैल्यू है, ठीक है।
राइट। तो ये हमारी पूरी कहानी हो गई हमारे स्ट्रेस की। ठीक है, कितने मिनट्स बाकी हैं? किसी के टाइम दिखा रहा है क्या, कितना टाइम बाकी है? नो सर, नहीं बता रहा। चलो ठीक है, दो ही बच्चे आई गेस, तो फिर इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो हम बात करते हैं, अब ये हमारा पूरा स्ट्रेस हो गया। ठीक है, स्ट्रेस अपना खत्म। ठीक है, अभी नई क्वांटिटी पे आ जाएंगे। अभी सारा स्ट्रेस जो है उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब आ गए हम नई चीज पे जो कि है स्ट्रेन। ठीक है, दोनों से हम लोगों को दर्द महसूस हो रहा है, वर्ड से ही दर्द महसूस हो रहा है कि स्ट्रेस बहुत है। अरे यार, स्ट्रेन स्ट्रेन हो गया यार, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो अभी स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? ठीक है, जनरली तुमने ये वर्ड सुना होगा जब प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है ना? तुमने सुना होगा मसल में स्ट्रेन आ गया। ठीक है, मसल के अंदर स्ट्रेन आ गया, यानी कि मसल जैसी ओरिजिनल पोजीशन में थी वैसे नहीं रह गई, कुछ कुछ खिंचाव आ गया। हिंदी में उधर लिखा रहता है कि नहीं, मसल्स में खिंचाव आने के कारण। ठीक है, मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण। खिंचाव जनरली नॉट खिंचाव ओनली, कंप्रेशन आल्सो इज देयर। ठीक है, अगर शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, ओरिजिनल शेप से शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो कितना चेंज हुआ उसका जो मेजरमेंट है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, इसका रेशियो, यानी कि फॉर एग्जांपल, और हाँ, स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, EPSILON, एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को। ठीक है, सॉरी, स्ट्रेन को। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख लिख सकते हो, अगर किसी को इसमें मुश्किल हो रहा है तो ऐसे भी याद रख सकते हो। और रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज इन डायमेंशंस। ठीक है, रिलेटिव चेंज इन डायमेंशंस। तो हम लोग स्ट्रेन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? लेट अस सी हियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगेन, ये दो रॉड्स हैं। ठीक है, दो रॉड्स नहीं है, ये सेम ही रॉड है, बिफोर आफ्टर उसका इमेज दिया हुआ है। ठीक है, सो ये रॉड थी एक, ये एक रॉड थी। ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, टेंसाइल दिख रहा होगा यहाँ पे, एक टेंसाइल फोर्स दिख रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, टेंसाइल स्ट्रेस लगाया। ठीक है, सो इसके अंदर कुछ चेंज हो गया, लेटस से डेल्टा एल चेंज हुआ है इसके अंदर। ठीक है, कितना ये थोड़ा सा खिंच गया होगा ना, कम थोड़ा सा एक्सपांड हो गया होगा। ठीक है, और डेल्टा एन इसके अंदर चेंज आ गया। ठीक है, यानी कि ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल। राइट, तो हमारा जो स्ट्रेन है वो बहुत इजी भाषा में इस तरीके से डिफाइन होता है। इट इज चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो हमारा चेंज कितना हुआ? चेंज कितना हुआ? जस्ट डेल्टा एल का चेंज हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल से सिर्फ डेल्टा एल चेंज हुआ है ना? और ओरिजिनल डिमेंशन हमारा क्या था? एल। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमारा स्ट्रेस जो होता है, सॉरी, हमारा जो स्ट्रेन होता है, इट इज चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो हमारे ओरिजिनल डायमेंशन में कितना चेंज हुआ उसका एक रिलेटिव, उसका एक रिलेटिव मेजरमेंट है ना?
दिस इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, ये देखो एक रेशियो है, ठीक है, ऊपर भी लेंथ है, यूपर भी लेंथ है, ये मीटर में होगा, और नीचे भी एक लेंथ है, तो ये दोनों यूनिट्स जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, इट इज यूनिट लेस, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा इसका, ऐसा यूनिट ही नहीं होगा इसका। ठीक है, रेशियो है। यहाँ पे लिख देते हैं एस आई, यूनिट है नन, कुछ नहीं है इसका, यूनिट ही नहीं है, यूनिटलेस है ना, यूनिटलेस है। ठीक है, तो इतना चीज ध्यान में रखेंगे, है ना। स्ट्रेस पता चला, स्ट्रेस क्या है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया है। और स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, है ना। कुछ मुश्किल नहीं होगा, इजी है ये चैप्टर, थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर से बहुत इजी है। ठीक है, और मजा भी आएगा, समझ आता है, क्योंकि फिजिकल चीजें पता चलती हैं इससे। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, जो भी है जैसे भी है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एक और इलस्ट्रेशन तुम्हें बताना था, इसलिए बनाया है ये। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमने दो रॉड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दो रॉड्स हैं जिनको हमने क्या किया है, माउंट करके रखा है। कहाँ पे माउंट कर रखा है, ऐसे सीलिंग से माउंट कर रखा है। ये सीलिंग से ऐसे माउंट किया हुआ है इसको। ठीक है, सीलिंग से माउंट किया है। अब मैं जैसे इसको नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, तो यहाँ पे कुछ डेल्टा एल चेंज होगा, यहाँ पे लेटस से डेल्टा एल चेंज होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि लेंथ ज्यादा है, ठीक है, लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पे इतना ही फोर्स अगर मैं लगाऊंगा, तो लेटस से यहाँ पे 3 टाइम्स डेल्टा एल चेंज होगा। थ्री टाइम्स डेल्टा एल चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों केस में अगर मैं स्ट्रेस कैलकुलेट करूं, यहाँ पे स्ट्रेस कैलकुलेट करूं, ठीक है, सो दिस इज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ पे तो डायरेक्टली ऐसा आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, और यहाँ पे अगर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा एल, ये देखो यहाँ पे 3 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन 3 एल। ठीक है, सो ये 3 and 3 कैंसिल आउट हो गया, अगेन ये क्या आ गया, डेल्टा एल अपॉन एल। इसीलिए हम कहा जाता है कि अगर ये एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक मटेरियल के लिए जो स्ट्रेन की वैल्यूज होती है वो जनरली सेम आती हैं। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ व्हाट इट्स लेंथ इज। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इसीलिए हम इसको डेल्टा एल बाय एल कहते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, है ना। दुनिया में आए हो तो क्वेश्चन कर लो, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डायग्राम मैंने बनाया हुआ है ना, हाँ ये ठीक है, ये डायग्राम का यूज कर लेंगे। समझना, इसको माउंट किया हुआ है, ठीक है, जमीन से ऐसे माउंट किया हुआ है।
ठीक है। इस केस में, फर्स्ट वाले केस में देर 3 केसेस लिए हैं मैंने, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है विच इज ऑफ लेट अस से 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इसका जो एरिया है, एरिया जो है इसका लेट अस से 5 मीटर पर स्क्वायर है, या फिर 0.5 ले लेते हैं। इसका जो है वो 0.5 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, ठीक है। इस केस में इस केस में अगर मैं मेरे को बोला है फाइंड स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा विल बी इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया। सो ये क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 0.5, यानी कि हो गया 2000, 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो कितना सिंपल है, इजी है ना। फोर्स, तुम लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्टली एरिया नहीं दिया हो, एक लेंथ दी हो, ठीक है। सेकंड केस में यही करते हैं हम, यहाँ पे लेटेस्ट से यहाँ पे लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके ऊपर ये कैसा, ये वाला स्ट्रेस कैसा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो रहा होगा क्योंकि फोर्स कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है, ठीक है। इस केस में हम समझते हैं लेटेस्ट से कि शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है, ये 100 न्यूटन का है, ठीक है। सो एरिया पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इस केस में, है ना। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो इट इज 0.1, ठीक है, 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आ गया। अब ये मेरे को अगर कैलकुलेट करना है मेरा स्ट्रेस, so this will be equal to 100 upon 0.01 which is equals to 10,000, 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम शेयरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो हम सिग्मा नहीं यूज करते, हम उसकी जगह टाउ यूज करते हैं, ठीक है, टाउ यूज करते हैं, है ना, टाउ यूज करते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, ठीक है। इन केस अगर तुम एग्जाम में भूल भी जाते हो तो ठीक है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, पर टाउ यूज करो तो बेहतर है, ठीक है। और लास्ट वाला भी ले लेते हैं। लास्ट वाले केस में समझते हैं कि हम यहाँ पे इसको किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है इसमें, ऐसा ऐसा किसी एंगल पे इस पे फोर्स लग रहा है 141 न्यूटन का, ठीक है। अभी ध्यान दो, और इसने कुछ एंगल बनाया होगा ऑफ कोर्स, यहाँ से कुछ एंगल बनाया होगा, सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाया है, कितना एंगल बनाया, थीटा 45 डिग्रीज एंगल बनाया है, ठीक है, 45 डिग्रीज एंगल बनाया है, ठीक है। दो कंपोनेंट्स होंगे इसके, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसका एरिया लेटेस्ट से दिया हुआ है हमको 1 मीटर स्क्वायर या फिर 0.1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 0.1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेस फाइंड करना है, ठीक है, स्ट्रेस फाइंड करना है, स्ट्रेस फाइंड करेंगे।
अच्छा, तो यहाँ पे एक पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो कि ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमको दिख रहा है, ये कैसा होगा, शेयरिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है, ये कैसा होगा, शेयरिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है, जबकि ये कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, है ना। तो दोनों की वैल्यूज हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एट द एंड, है ना। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 141, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला अगर फाइंड करना है, जिस साइड के साथ एंगल दिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, है ना, ठीक है। तो 141 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है अपना 45, ठीक है। 141 इंटू कॉस 45, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 141, ठीक है। कॉस 45 होता है 1/√2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 1/√2 यानी कि 1.41, है ना। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दिस विल गिव अस 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, राइट, है ना। अगर मैं सिमिलरली, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा, शेयरिंग स्ट्रेस हो गया, ऐसा ये तो हमारा सॉरी फोर्स हो गया ना, ये फोर्स की वैल्यू दी गई, ठीक है। ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स हो गया, एफ टी लिख देते हैं इसको, एफ टेंजेंशियल या एफ शेयरिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एफ टेंसाइल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, अगेन 141 इंटू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू भी उतनी होती है 1/√2, ठीक है। सो दिस विल बी अगेन इक्वल टू 100 न्यूटन्स, 100 न्यूटन्स, ठीक है। तो ये तो हमने फोर्सेस की वैल्यू निकाल दी। अगर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, सो वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। टेंजेंशियल निकाल लेते हैं पहले, सॉरी टेंसाइल निकाल लेते हैं पहले। सो एफ टी अपॉन ए हो जाएगा ये, विच विल बी इक्वल टू 100 अपॉन कितना दिया हुआ है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है, नहीं उबाल दूं, अभी रुक जाओ, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू शेयरिंग फोर्स अपॉन एरिया विच विल बी इक्वल टू 100 अगेन 100 अपॉन 0.1, दोनों की वैल्यू सेम है इसीलिए 0.1 एंड अगेन इट विल बी इक्वल टू 100, मीटर स्क्वायर लिख दिया है, 1000 मीटर स्क्वायर नहीं है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन पे भी अगर क्वेश्चन करने होंगे तो स्ट्रेन पे भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, रिजिड बॉडी क्या होती है, जो कि अपना शेप कभी चेंज नहीं करते, अपने डायमेंशन चेंज नहीं करते, ठीक है, शेप साइज कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर देयर इज डिफॉर्मेशन, टू टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशंस आर देयर, ठीक है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिक के अंदर रीगेन कर लेता है ऑब्जेक्ट अपना शेप साइज, ठीक है। प्लास्टिक के अंदर परमानेंट होता है डिफॉर्मेशन, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है, जिस प्रॉपर्टी से एक ऑब्जेक्ट अपनी शेप रीगेन कर पाता है, ठीक है। फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस हमें मालूम है कि रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर्स पर, अगेन फोर्स फोर्स सॉरी प्रेशर वाला इसका यूनिट है, ठीक है। एग्जैक्टली प्रेशर की तरह काम करता है ये, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमको वो चीज ध्यान में रखना है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल है, टेंजेंशियल है। लॉन्गिट्यूडनल दो तरीके के होते हैं, कंप्रेसिव हो सकता है, इट कुड बी टेंसाइल, ठीक है। और टेंजेंशियल जो होता है उसको हम शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन होती है।
और फिर हमने कुछ स्ट्रेस कैलकुलेट किया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना। एनी डाउट्स? नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, No, sir. so we'll meet on Tuesday now. Okay, bye bye, take care. Bye, बाय सर। sir.